एवरीवन। सो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं आरएएस मेंस एग्जाम 2025 में जो भी हमारे अकाउंट्स टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं तो उसका एनालिसिस मैं आपको कराने वाली हूँ। काफी सारे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर देखे हैं तो उनका एक एक बार हम यहाँ पे डेप्थ जो है एनालिसिस यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ 4 कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक्स, यानी कि संघर्ष उत्तेजना की 4 तकनीकों को सूचीबद्ध कीजिए और संक्षेप में जो है समझाइए। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई आपको यहाँ पे कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक जो है समझानी है, बतानी है और उनको आपको यहाँ पर जो है बेसिकली ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक्स की। पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन जो है वो क्या होता है। सिंपली अगर मैं कहूं यहां पर संघर्ष उत्तेजना क्या है, ठीक है। संघर्ष उत्तेजना क्या होता है, देखिए संघर्ष उत्तेजना जो है ये एक ऐसा कह सकते हो टेक्निक है, ऐसा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, कंपनी में जब यस सर वाला जो माहौल क्रिएट हो जाता है, हम इसको एक माहौल कहते हैं जिसके अंदर आप क्या करते हो, एम्प्लॉइज केवल अपने एम्प्लॉयर की हर बात में हामी भरता है, ठीक है ना। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यस सर वाली जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाता है कि भाई आप सही गलत कुछ भी चीजें जो हैं उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बेसिकली सब एम्प्लॉय जो है केवल यस सर यस मैम कह रहे हैं, तो उसको यहाँ पर तोड़ने के लिए, उस एनवायरनमेंट को यहाँ पे खत्म करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक जो है अप्लाई की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन के अंदर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करना है, यानी कि कह लीजिए संघर्ष क्रिएट करने की बात की जा रही है। संघर्ष को उत्तेजक की तरह यहाँ पर आप कुछ चीजों का यूज करते हो जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो या बढ़े, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई आप यहाँ पर क्या करते हो, संघर्ष क्रिएट करना या फिर आप यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। क्यों किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के यहाँ पर रीजंस हो सकते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ इनोवेशन लेके अगर आना चाहते हो, कुछ नया हम यहाँ पे क्रिएटिविटी अगर हम लेके आना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन नवाचार यहाँ पे लेके आना चाहते हो, क्रिएटिविटी अगर लेके आना चाहते हो कि भाई हम क्रिएटिविटी, कंपनी के अंदर क्या होता है जब आप यस सर यस मैम वाला चीजें फॉलो कर रहे होते हो तो वहां पे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है ना। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं, इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट को, वहां पे उसको उत्तेजक किया जाता है, मतलब कह लीजिए उत्तेजना लाई जाती है। अच्छा कैसे लेके आओगे, देखो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स थी हमारे पास में। ये आप क्या करते हैं, विन विन सिचुएशन लेके आ गए, कॉम्प्रोमाइजिंग कर लिया आपने, है ना। तो ये थी, या अवॉइडिंग जो है ये थे हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट खत्म कैसे करना है, आप सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए तो आप कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देंगे। आप यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, दोनों साथ में मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये कर सकते हो, विन विन सिचुएशन यहाँ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कुछ तकनीकें हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको स्टिमुलेट कैसे करना है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले अगर यहाँ बात की जाए तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आप किसी बाहरी इंसान को लेके आइए। हम यहाँ पे कहते हैं ना कि घर में अगर आप किसी बाहरी इंसान को लेके आओगे तो हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स। आप क्या कर रहे हो, बाहरी पर्सन को आप जब लेके आ रहे हो, आप यहाँ पे कह सकते हो ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स, मतलब बाहरी व्यक्तियों का समूह बनाना, बाहरी व्यक्तियों का
समूह बनाना। तो जब बाहरी व्यक्तियों का जब आप समूह बनाते हो तो इससे क्या होता है, बाहरी व्यक्तियों के समूह बनाने के अंदर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप जब नए लोग लेकर आओगे, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बता सकते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पर अगर बाहरी व्यक्ति को लेकर आ रही हूं तो एक जो क्राइटेरिया या कह लीजिए एक जो माहौल बना हुआ था पुराने लोगों का, जो हाँ जी कर रहे थे, जो यस सर यस मैम वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, वो टूट जाता है। ठीक है, जब कोई बाहरी इंसान आएगा तो वो आते ही यस सर यस मैम नहीं करता, वो क्या करता है, वो यहाँ पे कोशिश करता है कि वो कुछ इनोवेशन लेके आए, कुछ क्रिएटिविटी करे। तो जब बाहरी इंसान आएगा तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो जो ओल्ड सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओल्ड सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं करेगा। फायदा क्या होगा उससे, उससे फायदा ये होगा कि वो कुछ क्रिएटिव थॉट्स लेके आएगा, कुछ नया, कुछ नवाचार जो है, अपने नए थॉट्स, कुछ इनोवेटिव चीजें जो है वो यहाँ पे कह लीजिए ऐड करेगा, लेकर आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई अब इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। क्या होगा यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा यानी कि ये एक तकनीक हो गई किस चीज की, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बेसिकली स्टिमुलेट करने की। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स, हम आउटसाइडर्स को लेके आ सकते हैं, बाहरी व्यक्तियों का समूह बनाना। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे हम जो है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से बनी हुई है, पहले से जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनका पुनर्गठन कर लीजिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स। क्या करोगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स। जो भी आपके समूह हैं, जो भी आपका कंपनी है, कंपनी का स्ट्रक्चर है, जो कंपनी का ढांचा है, ठीक है, ये समूह या स्ट्रक्चर जो है उसका पुनर्गठन कर लीजिए। जब पुनर्गठन करेंगे तो आपको यहाँ क्या होगा, जब नया ग्रुप फॉर्म होगा, जब आप नया ग्रुप फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पुरानी चीजें, जो पुरानी चीजें चल रही हैं वो खत्म होंगी और कुछ नया देखने को मिलेगा। और जब नया ग्रुप फॉर्म होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। जब पुराने लोग, 4 लोग पुराने दोस्त बैठे होते हैं तो उतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होते हैं जितने जब नया पर्सन एंटर होता है, या नई चीजें, नए रूल्स, नया ग्रुप बना दिया, पहले 3 लोगों का ग्रुप था अब 4 लोगों का ग्रुप बना दिया या 5 लोगों का ग्रुप बना दिया, अलग लोग आ गए हैं, नए थॉट के साथ आए हैं, कुछ नया अपनी नया जो है अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आए हैं, तो ग्रुप चेंज हो गया है। अब जैसे ही ग्रुप चेंज होगा वैसे क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई, संघर्ष, ये सब चीजें जो है, थॉट्स मैच ना होना, ये सब चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो ये बेसिकली हम करते ही इसलिए हैं कि कंपनी के अंदर जब बहुत ज्यादा शांति हो जाए, भाई सब बहुत स्मूथली चल रहा है, और स्मूथली क्यों चल रहा है कि आप वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कि आप नहीं बता रहे हो कि कंपनी के अंदर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है बस उसको चलने देते हैं, तो उसको हम यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन कहते हैं। और क्या कर सकते हो आप किसी उसके अंदर, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अंदर हम जो है एक कर सकते हैं अपॉइंटिंग, बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो क्या कर दे, कॉन्फ्लिक्ट लेके आ जाए। आपको एक ऐसा इंसान जो है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ विरोधी सोच वाले लोगों को अगर कंपनी के अंदर लेके आ जाए तो उससे क्या होता है कि वो पर्सन क्या होगा, जैसे किसी के अंदर जैसे विरोध करने की आदत होती है कि भाई ये पॉइंट जो है ऐसे होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अपॉइंटिंग डेविल्स एडवोकेसी, अपॉइंटिंग डेविल्स एडवोकेसी, यानी कि विरोधी सोच लाना, इसको हम कहेंगे विरोधी सोच लाना।
आप इनके पॉइंट्स, इनको समझाना, इनके बेनिफिट्स, इनके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनका प्रोसेस क्या हो सकता है, वो हम यहाँ पे समझाएंगे। मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे समझाए हैं, एक आपको यहाँ बेनिफिट है, वही बेनिफिट आपको अदर सब में देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्रिएट हो सकता है, कैसे क्रिएट हो सकता है वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अपॉइंटिंग डेविल्स एडवोकेसी, विरोधी सोच लाने का मतलब मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज है, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो जब कोई पर्सन उसके विरोध में बात करे, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स जब कोई हाईलाइट करता है, तो आपने देखा होगा जब कोई बहुत ज्यादा विरोध कर रहा होता है तो ग्रुप के अंदर है ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा क्या है, अपॉइंटिंग डेविल्स एडवोकेसी, विरोधी जो है सोच यहाँ हम लेकर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है टफ, सिंपली अगर मैं बात कर सकूं, टफ इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, टफ इंफॉर्मेशन देना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ जो है सख्त चीजें, यहाँ पर अगर सख्त इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको सख्त सच बोलना, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, कोई भी पर्सन कंपनी के अंदर टफ इंफॉर्मेशन देता है तो उस केस में क्या किया जाता है, वहां पर अब आप क्या होता है, कोई पर्सन जो है वो किसी चीज को यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ गलत, या जो बेसिकली कहते हैं ना कि हम यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कोई चीज बोल देना, तो ये भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का रीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने चार कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक्स बताई थी। मैं आपको एक दो और यहाँ पे बता देती हूँ टेक्निक्स और क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ वन, क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यू, क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यू। अच्छा, क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे जो स्टेटस क्यू है इसको प्रश्न कर रहे हो। स्टेटस क्यू का मतलब क्या है, स्टेटस क्यू का मतलब होता है जब कोई चीज शुरुआत से चली आ रही हो, जैसे हमारे यहाँ पे पुराने रीति रिवाज जो हमेशा चलते हुए आ रहे हैं, तो स्टेटस क्यू मतलब जो भी चीजें जो हमेशा से चलती हुई आ रही है, स्टेटस क्यू को प्रश्न आप यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ कि हम हमेशा जो है बार बार मीटिंग क्यों कर रहे हैं, मीटिंग की जगह मेल कर सकते हैं। मीटिंग एक पुराना तरीका है जो हमेशा कंपनीज के अंदर फॉलो किया जाता है, तो हम मीटिंग की जगह पर ईमेल कर सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया, आपने स्टेटस क्यू को क्या कर दिया है, यहाँ पे प्रश्न किया है, क्यों हम मीटिंग कर रहे हैं, मेल करो, टाइम्स जो है बच जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग द स्टेटस क्यू। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कंपटीशन के साथ में प्ले करना, प्ले विथ कंपटीशन, प्ले विथ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा के साथ आप जो है यहाँ खेल रहे हो, या कह सकते हो यहाँ पे कि प्रतिस्पर्धा जो है अंतर, बेसिकली अगर मैं कहूं प्रतिस्पर्धा करना, या फिर आप यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अंतर समूह में प्रतियोगिता करना, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा करना। इससे क्या होगा, आप ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन करा रहे हो। जब ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होता है तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियस है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे, है ना। एक यहाँ पर एक और लिख लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है बेसिकली आप यहाँ पर कह सकते हो कि चीजें जैसी हैं उनको यहाँ पर वैसा ना दिखाना, शो ना करना, है ना। तो हमने यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ बात की ब्रिंगिंग इन आउटसाइडर्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स, अपॉइंटिंग डेविल्स एडवोकेसी और टफ इंफॉर्मेशन। अच्छा चलो इसको इतना ही यहाँ पर रखते हैं, 6 पॉइंट यहाँ पे इनफ है इनके लिए। आप 4 इन 6 में से कोई से भी 4 यहाँ पर इसके अंदर मेंशन कर सकते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। आपको यहाँ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स
इसका मतलब क्या है? लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। वित्तीय व्युत्पन्नों यानी डेरिवेटिव्स से आपका क्या अभिप्राय है, और वित्तीय व्युत्पन्नों के विभिन्न प्रकारों की सूची जो है वो यहाँ पे बनाई है। अच्छा, पहली बात, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स या वित्तीय व्युत्पन्न क्या है? फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, वित्तीय व्युत्पन्न क्या है ये? देखो, सबसे पहले जब मैं यहाँ पर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करती हूँ तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों की हम यहाँ बात कर रहे हैं जिनकी वैल्यू किसी और असेट से डिराइव की जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूं कि भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैल्यू जिनका मूल्य, वैल्यू या कह सकते हो जिनका मूल्य किसी दूसरे असेट से, किसी और असेट से, किसी अदर असेट से ली जाए या डिराइव की जाए। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव शब्द से आ गया डिराइव करना। ठीक है, अब वो दूसरे असेट्स क्या हो सकते हैं? यहां पर ये दूसरे असेट्स यहां पर हो सकते हैं, मेरे स्टॉक्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, कोई भी यहां पर करेंसी हो सकती है ना, ये सब मेरे दूसरे असेट्स यहां पर हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरे अंडरलाइंग असेट से डिराइव्ड की जाए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है? ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एनी अंडरलाइंग असेट। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, 4 तरह के यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होंगे। कौन से हैं 4 तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स? पहला यहां पर देखिए, पहला है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड, यहां पे पहला है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है यहां पे हमारा स्वैप्स। ठीक है, और यहां पे फोर्थ वन इज ऑप्शंस। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे पास में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं? अगर हम यहाँ पे हमारे फ्यूचर फॉरवर्ड और यहाँ पे हमारा स्वैप्स की बात करें तो ये क्या है? देखिए, जब मैं यहाँ पर फ्यूचर फॉरवर्ड और हमारे स्वैप ऑप्शन की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? अगर देखो सिंपली कहा जाए कि आपका ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको आप देखो, दोनों है ना, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये सेम है। अब डिफरेंस कहाँ है ये मैं बताती हूँ। पहले तो आपको मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद में आप यहाँ पर जो है इसका हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए, पहली चीज देखो, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फ्यूचर डेट के लिए, किसी फ्यूचर डेट के लिए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आलू बेचना है। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे 2 पर्सन है, ए और बी, एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके अंदर, ए और बी अगर कोई पर्सन है, इनको यहाँ पे क्या करना है? आलू बेचना है। अब ये कहते हैं कि भाई 1 महीने बाद मैं आलू खरीदूंगा, और किस रेट पे खरीदूंगा? 50 रुपीज केजी पे आलू खरीदूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्यूचर डेट के लिए। आप क्या कर रहे हैं? फ्यूचर डेट के लिए
जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब डिफरेंस क्या आता है फ्यूचर और फॉरवर्ड के अंदर? एक डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज में डील और एक होता है प्राइवेट मार्केट में डील, ठीक है। आप एक को तो क्या करते हो, एक को करते हो बेसिकली आपने प्राइवेट मार्केट के अंदर, ये किया जाता है आपके प्राइवेट मार्केट में डील, ठीक है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहां किया जाता है? एक्सचेंज ट्रेडेड किया जाता है, एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, एक्सचेंज ट्रेड। बस सिमिलर है, बस मार्केट क्या होगा, एक प्राइवेट मार्केट होगा और एक एक्सचेंज में किया जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं स्वैप की, अच्छा स्वैप क्या करता है? जब हम स्वैप की बात कर रहे हैं, जब ये बेसिकली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। कौन करते हैं? बैंक्स। इसमें क्या किया जाता है, जब दो कोई भी इंस्टीट्यूशन या दो बैंक जिनके सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो, यानी कि जैसे मान लीजिए दो बैंक हैं ए और बी, आईसीआईसीआई या एसबीआई, हम अलग अलग बेसिकली बैंक्स जो क्या कर रहे हैं, एक असेट परचेज कर रहे हैं। एक का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, निश्चित है, एक का इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है, चेंज होता हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर देते हो, स्वैप कर देना, चेंज कर लेना कि आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, भाई मुझे लग रहा है कि फ्लोटिंग वाला इंटरेस्ट रेट मुझे चाहिए तो मैं सामने वाले पर्सन से फ्लोटिंग वाला ले लूंगी, और सामने वाले पर्सन को अगर मुझसे फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट चाहिए तो वो मुझसे फिक्स्ड ले लेगा। तो हम जब क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कि मेरी टॉफी सामने वाले पर्सन को, सामने वाले की टॉफी मेरे को, तो ऐसा यहां पर उसको स्वैप कहा जाता है। तो आप यहां पे क्या करते हो, इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, अब इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हम यहां पे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो है करते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आप यहाँ पे कॉल और पुट वाला ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सिक्योरिटीज को या स्टॉक्स को क्या करते हो, कॉल या पुट ऑप्शन पे जब रखते हो कि आपको यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि आपने कॉल किया हुआ है बेसिकली खरीदने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉल करना मतलब बाय करना एंड पुट करना मतलब सेल करना। तो यहाँ पे कॉल पुट, या कैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, कॉल मतलब बाय, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, कॉल मतलब बाय करना एंड पुट मतलब यहां पे सेल करना। तो ये आपका यहाँ पे चार ऑप्शन अपने किसके आ गए हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के आ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, मेंशन 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट विथ रेफरेंस टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में निष्पत्ति अंकेक्षण के 3 आधारभूत तत्व बताइए। तो हमने यहां पे बात की है परफॉर्मेंस ऑडिट की। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ अंकेक्षण कर रहे हो किस चीज का, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कैसा कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस ऑडिट निष्पत्ति अंकेक्षण, ओके। ये क्या कहता है यहाँ पे, अगर सिंपली मैं परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करूं, इसके 3 एलिमेंट पूछे हुए हैं, इसके 3 एलिमेंट्स आप यहाँ पे याद रखिएगा, 3 ईज है, ठीक है। 3 ईज, 3 ई है इसमें। 3 ई कौन से हैं इसके अंदर? पहला ई है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था कह सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे एक जो है सार्थक व्यय भी कह सकते हो, सार्थक व्यय, इकोनॉमी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड आप कह सकते हो एफिशिएंसी, यानी कि कुशलता, एफिशिएंसी
कुशलता। और थर्ड आप यहां पे कह सकते हो इफेक्टिवनेस, ठीक है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्या बताता है? इफेक्टिवनेस आपको बताता है कोई किसी चीज का प्रभावशीलता, ठीक है, प्रभावशीलता। अब देखिए, आप जब कोई भी परफॉर्मेंस देते हो, कोई भी काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो तीन एलिमेंट बहुत जरूरी है। पहली चीज, वो इकोनॉमिकली सही होना चाहिए। इकोनॉमिकली सही मतलब कि कॉस्ट उसकी सही आनी चाहिए। आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? कॉस्ट इफेक्टिव काम कर रहे हो। आप कम पैसे में अच्छे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे कम लागत में रिसोर्सेस का सही उपयोग करना, ठीक है, रिसोर्सेस का सही उपयोग करना जो है वो देखा जाता है किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था। बेसिकली अर्थव्यवस्था को देखते हुए आप किस तरह का खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कहा जाएगा। आप कम लागत में अच्छी तरह से अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद आता है एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ कुशलता का, तो कोई भी आप कंपनी के अंदर जब हम एफिशिएंसी चेक कर रहे होते हैं, तो ये क्या देखता है कि आपने जितना इनपुट लगाया है, क्या उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है क्या? जितना इनपुट लगाया है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आ रहा है क्या? यानी कि हम जब कंपनी के अंदर जितना पैसा लगा रहे हैं, जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मतलब आप कुशल तरीके से काम कर रहे हो, आप एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है, आपका आउटपुट सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है काम एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। हम पैसा अच्छा लगा रहे हैं, हम रिसोर्सेज अच्छे लगा रहे हैं, हम एफर्ट्स अच्छे लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है। क्या हो जाती है? एफिशिएंसी लो हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावशीलता। इफेक्टिवनेस क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हो, जितने रिसोर्सेज लगा रहे हो, क्या वो सब चीजें आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में आपका जो भी यहाँ पे गोल है, जो भी आपने यहाँ पे गोल निर्धारित किए हुए हैं, वो जो गोल निर्धारित किए हैं वो आप सही तरह से अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो हमारा किस में देखा जाता है? इफेक्टिवनेस के अंदर देखा जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे 3 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं किसके? परफॉर्मेंस ऑडिट के, यहाँ पर हमने बता दिया। इनको हम 3 E's के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? What are the different stages of accounting as per double entry system of accounting? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हैं उनकी बात की गई है कि क्या डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पर होंगे। ओके, चलिए, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार लेखांकन के विभिन्न चरण कौन से हैं? मैं इसको यहाँ शॉर्ट में कुछ लिखती हूँ, उस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसको हम कर सकते हैं SAIC, ठीक है ना। चलो इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, IMRCSAIC, ठीक है। क्या है इसका मतलब? आपको यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, यहाँ बस आपको डिफरेंट स्टेजेस बताने हैं। तो वो डिफरेंट स्टेजेस देख लेते हैं। पहला है आई से अगर हम ले तो आई से आएगा आइडेंटिफिकेशन, आई फॉर
आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने खर्चों को पहचान रहे हो, आइडेंटिफाइंग द एक्सपेंसेस, आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिट्स या लॉसेस। आप अपने लॉस को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को, फायदे को, नुकसान को जब आप आइडेंटिफाई करना या पहचानना, तो आप अपने खर्चों को जब पहचानने का काम करते हो, पहचानना, तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में सेकंड आता है आई एम, एम से मतलब मेजर करना, मेजरिंग यानी कि मापना। ठीक है, आप यहाँ पे आपने अपने खर्चे पहचान लिए एक बार कि भाई मुझे यहाँ पर मैंने कार खरीदी है या फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है ये मेरा खर्चा है, मैंने आइडेंटिफाई किया। अब इसको मैं मेजर करूंगी, कितने की कार खरीदी है, कितने का फर्नीचर खरीदा है, 10,000 का खरीदा है, 20 का खरीदा है, 1 लाख का खरीदा है, तो मेजर करना। देन आता है आर से, आर मतलब रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, लेखांकन करना, लेखांकन करना। ठीक है, अच्छा अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में कहूं तो रिकॉर्डिंग जो है क्या कहलाती है, जर्नल बनाना। जब आप जर्नल बनाते हो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर ली एक बार हमने, रिकॉर्डिंग के बाद आर से आता है उसके बाद में हमारा सी, तो सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब मैंने जो रिकॉर्डिंग की है उनको मैं क्या करूंगी, क्लासिफाई करूंगी। क्लासिफाई करना मतलब कि जो मेरा यहाँ पे किसी अगर असेट्स में है तो असेट्स में पुट करना है, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज में खर्चे जाएं, अगर मेरा फिक्स असेट है तो फिक्स असेट, करंट असेट है तो करंट असेट, तो क्लासिफाई यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्ग में डालना या वर्गीकरण करना, क्लासिफाइंग यानी कि वर्गीकरण करना। और वर्गीकरण हम कहां पे करते हैं, लेजर में। वर्गीकरण आप कहां करोगे, लेजर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ IMRC हो गया, IMRC हो गया, SAIC। चलो नेक्स्ट चलते हैं एस। अब एस फॉर क्या होता है, समराइज करना। ठीक है, एस फॉर समराइजिंग। अच्छा, समराइजिंग की जब हम बात कर रहे हैं, समराइजिंग क्या होता है, किसी चीज को संक्षेप में लिखना, तो हम इसको यहां कह सकते हैं संक्षेपण। संक्षेपण ये कहां किया जाता है, ये किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जब आप संक्षेप में चीजों को लिख देते हो, ठीक है, समराइज कर देते हो। यहाँ पे आपने जर्नल बना दिया, आपने यहाँ पे लेजर बना दिया, उसके बाद में आपको सब कुछ एक साथ लिखना है, एक संक्षेप में लिखना है कि मुझे कितनी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में डालनी है, कितना हो रहा है, कितना खर्चा हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो सब कुछ ट्रायल बैलेंस में आता है। अच्छा, एस हो गया। एस के बाद आता है ए फॉर एनालाइजिंग। ए मतलब एनालाइजिंग मतलब यहाँ पे किसी चीज का विश्लेषण करना। 6th वन एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब विश्लेषण करना। विश्लेषण जब आप करते हो तो विश्लेषण करने के लिए आप प्रॉपर अपना है यहाँ पे क्या बनाते हो, P&L अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो, उसका प्रॉपर आप यहाँ पे विश्लेषण आप अलग अलग फॉर्मूला से, रेशियोज से, इन सब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि भाई यहाँ पे आप अपना रेशियोज वगैरह से एनालिसिस कर सकते हो, रेशियो एनालिसिस करना। ठीक है, अच्छा एक बार रेशियो एनालिसिस हो गया, सब कुछ हो गया, विश्लेषण हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, FA के बाद आई के बाद यानी कि चीजों का इंटरप्रिटिंग करना, व्याख्या करना। ठीक है ना, इंटरप्रीट करना। इंटरप्रिटिंग यानी कि व्याख्या करना कि आपको कितना जो है प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, व्याख्या करना। ये आप क्या करोगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसकी व्याख्या करना कि आपको कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, क्या हो रहा है, वो आप यहाँ पे देखते हैं। और जो लास्ट स्टेप आएगा सी फॉर होता है कम्युनिकेशन। सी फॉर कम्युनिकेशन यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, संचार कर रहे हो किसी चीज का, या फिर हम इसको कह सकते हैं संप्रेषण करना। संप्रेषण
संप्रेषण। कहां करोगे संप्रेषण, किससे कहां पे किया जाता है संप्रेषण, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में किया जाता है। बैलेंस शीट के थ्रू हम हमारे इन्वेस्टर्स को, आउटसाइडर्स को क्या बताते हैं कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हमारे पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के डिफरेंट स्टेजेस, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आप इसको याद कर सकते हो IMRC SAIC। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट यहां पे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो है अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, आपको यहां पे क्या करना है, कैपिटल कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन दी है, फिक्स्ड एसेट्स है 4 लाख के, करंट लाइबिलिटीज यानी कि चालू दायित्व है 85,000 के, स्कंद विविध देनदार और रोकड़ जो दिया है वो आपको दिया है 90,000 का। अच्छा, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास कैसे इसकी इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स। ठीक है, मेरा कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल जो होता है वो मिला के क्या होता है, असेट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे 3 चीजें चाहिए, एक चाहिए लाइबिलिटीज, एक चाहिए असेट और एक चाहिए कैपिटल। पहले तो मैं असेट्स कैलकुलेट कर लेती हूँ, मेरे टोटल असेट्स क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स। अच्छा, टोटल असेट्स कौन कौन से होंगे, मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड असेट है, स्थायी संपत्ति है 4 लाख की, फिक्स्ड असेट है, प्लस मेरे पास क्या है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे जो है स्टॉक दिया है, सन्ड्री डेटर दिया, कैश दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई स्टॉक या कैश लिख लीजिए, यहाँ पे मैं स्टॉक या कैश। अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखो फिक्स्ड असेट कितना है 4 लाख, प्लस कैश कितने का है 90,000 का, कितना हुआ मेरे पास 4,90,000, 4,90,000, ये मेरे पास हो गया टोटल असेट। अच्छा, लाइबिलिटीज कितनी है, सेकेंड मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं तो टोटल लाइबिलिटीज हम ले लेते हैं, तो लिख लीजिए टोटल लाइबिलिटीज, जो भी मेरे पास चालू दायित्व है वो है 85,000 के, है ना। $85,000। अब देखो मेरे पास असेट्स आ गए, मेरे पास लाइबिलिटीज आ गई, मुझे कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल कैसे मिलेगी, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देखिए, मुझे कैपिटल चाहिए तो मैं अपने टोटल असेट्स में से अगर लाइबिलिटीज निकाल दूं, मेरे टोटल असेट्स में से अगर मेरी लाइबिलिटीज चली जाएंगी, लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में कैपिटल आ जाएगी। तो टोटल असेट्स कितने हैं, 4,90,000 के हैं, माइनस 85,000, अगर 90 में से 85 निकाले तो 5,000 बचे मेरे पास, 4,05,000। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा कैपिटल आ गया, ये मेरा कैपिटल है। ठीक है, न्यूमेरिकल है यहाँ पर, आई होप ये क्लियर होगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब इन्होंने बोला है गिव एनी 4 अप्रोचेस ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक लेखांकन की कोई 4 दृष्टिकोण या उपागम जो है वो दीजिए। आपको यहाँ पे 4 दृष्टिकोण या 4 उपागम यहाँ पे आपको बताने सोशल अकाउंटिंग के। अच्छा, सोशल अकाउंटिंग क्या है, यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं सामाजिक लेखांकन करना। नॉर्मली जो भी, जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए कुछ कर रही होती है, कोई भी चीज अगर समाज के लिए कर रही है, तो उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसका लेखांकन जब किया जाता है, जब उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, तो उसको हम सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, सोशल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे अप्रोचेस की बात कर लेते हैं। तो पहला अप्रोच यहाँ पर हमारा होने वाला है क्लासिकल अप्रोच।
ठीक है, पहला अप्रोच जो है वो है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच मतलब परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण। अच्छा, परंपरागत दृष्टिकोण की जब हम बात कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको 4 इसमें भागों में बांट के ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे लिखते हैं क्लासिकल अप्रोच, परंपरागत दृष्टिकोण। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पे लेंगे, सेकेंड वन जो है वो होने वाला है हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच यानी कि वर्णनात्मक दृष्टिकोण। वर्णनात्मक दृष्टिकोण। अच्छा, वर्णनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है यहाँ पर? अच्छा, ये हमारे पास दो, पहले क्लासिकल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हमारा जो है, अगर सिंपली हम देखा जाए, कॉस्ट अप्रोच, लागत की बात कर रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट अप्रोच, लागत दृष्टिकोण, लागत दृष्टिकोण। एंड फोर्थ वन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फोर्थ वन यहाँ पे आता है हमारे पास में सोशल इंडिकेटर, ठीक है ना। सोशल इंडिकेटर यानी कि सामाजिक सूचकांक। सोशल इंडिकेटर, सामाजिक सूचकांक। अच्छा देखिए, अब ये 4 अप्रोचेस हमने यहाँ पर लिख दिया हमारे सोशल अकाउंटिंग की। अब इन 4 अप्रोचेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि 4 अप्रोचेस क्या कहती हैं। सिंपली देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ क्लासिकल अप्रोच की, तो क्लासिकल अप्रोच एक पुराना तरीका है चीजों को करने का। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, समाज के लिए कुछ कर रहे हो, तो इसका मेन एम होता है कि प्रॉफिट कमाना मेरे लिए मेन है। किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको क्या कमाना जरूरी है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट आपको यहाँ पे कमाना जो है वो इन्होंने जरूरी बताया कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न यहाँ पे करना है। ओके, क्लासिकल अप्रोच के अंदर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप सोसाइटी के लिए कैसे कुछ करोगे? तो जैसे ये भी तभी किया जाता है जब आप ये केवल, जैसे आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, जैसे पार्क बना दिया। अब पार्क बनाना कोई एक अलग से जो है, आपने यहाँ पर सोसाइटी के लिए कुछ डिफरेंट नहीं किया, आपके पास प्रॉफिट आया था, आपने एक पार्क बना दिया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कि भाई एग्जाम्पल ले लीजिए, पार्क बनाना, ये आपके लिए एक क्लासिकल अप्रोच है। प्रॉफिट आया तो पार्क बना दिया और ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, हमारा इंटेंशन ज्यादा कुछ करने का था नहीं। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, अच्छा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या कहती है? किसी चीज का वर्णन करना। हम कहते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, आप जब जो काम कर रहे हो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। आपने यहाँ पर क्या किया, कंपनी क्या करती है इधर, कंपनी जो है वो डिस्क्राइब करती है किसी चीज का, यानी कि कह लीजिए वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है, ठीक है ना।
क्या डिस्क्राइब करेगी कि सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे सोसाइटी के लिए उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने पेड़ लगा दिए, ठीक है, उन्होंने पेड़ लगा दिया, बल्ब लगा दिए, जो है आपको यहाँ पे डोनेशन दे दिया। तो आप जब क्या करते हो, केवल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, केवल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, वर्णन कर रहे हो कि भाई हमने सोसाइटी के लिए ये काम किया है, तो वो आता है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंदर। ओके, देन आता है कॉस्ट अप्रोच, यानी कि लागत दृष्टिकोण। लागत दृष्टिकोण क्या कहता है, आप जब सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हो और आप अपनी लागत बता रहे हो, आप अपनी कॉस्ट जब बार बार उसके अंदर क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, कॉस्ट कब डिफाइन की जाती, कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने 50 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दे दिए, मैंने 50 लाख जो है यहाँ पे डोनेशन में दे दिए, या मैंने 1 लाख का मैंने जो है CSR कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली कॉस्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो भी आपने पैसा लगाया है, आप कह लीजिए यहां पर कि जो भी कॉस्ट आपकी आई है, कॉस्ट आई है या कॉस्ट लगाई गई है, उसको आप यहां पे दिखाते हो। कॉस्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी कॉस्ट आई है, जो कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करना, जो भी कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो कि भाई क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है 50 लाख का CSR कर दिया है, मैंने यहाँ पर 1 लाख का डोनेशन किया है। तो जब आप अपनी लागत दिखाओ, अपने खर्चे दिखाओ कि आप समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे कॉस्ट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल इंडिकेटर, सामाजिक सूचकांक। सामाजिक सूचकांक क्या कहता है, आप यहाँ पे क्या करते हो, जब कोई मेजरेबल डेटा दे रहे होते हो, क्या कर रहे हो, जब कोई मापने वाला जो डेटा दे रहे होते हो सोसाइटी के लिए, कि भाई मैंने जो है सोसाइटी के लिए बेसिकली एक सूचकांक बना दिया है कि इतनी जॉब्स दे दी है, इतना मैंने पोल्यूशन के लिए कर दिया है, तो उसको हम सोशल इंडिकेटर कहते हैं। तो आप क्या करते हो, जब आपने कोई भी मेजरेबल डेटा दे दिया है, मेजरेबल डेटा प्रिपेयर किया है फॉर सोसाइटी, प्रिपेयर किया है किसके लिए, फॉर सोसाइटी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जैसे जॉब्स दी हैं, है ना, या फिर आप यहाँ कह लीजिए कि आपने जो है यहाँ पे पोल्यूशन कम किया है, हम दिखा देते हैं ना कंपनी कि भाई हमने पोल्यूशन कम किया है। अब आपने वहां पर वो मेंशन कर दिया कि भाई पोल्यूशन कम किया, मैंने जॉब्स दे दी, मैंने गरीबों के लिए इतना दान दे दिया। तो आप जब क्या करते हो, मेजरेबल डेटा प्रिपेयर कर लेते हो कि भाई हम इतना काम करेंगे बस, ठीक है ना। उस मेजरेबल एक तय सोसाइटी के लिए जो एक जब आप एक डेटा आपने क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है कि हम हमारी सोसाइटी को हर साल इतनी जॉब्स देंगे, हम इतना पोल्यूशन कम करेंगे, हम गरीबों को इतना दान करेंगे। तो एक मेजरेबल डेटा जब आप सोसाइटी के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सोशल इंडिकेटर, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर 4 अप्रोचेस हैं सोशल अकाउंटिंग के। आई होप कि यहां पर आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके लिए आ गया है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलो, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास इंफॉर्मेशन दी है ABC लिमिटेड की, आपको कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 30,000 का, ट्रेड पेबल दिए हैं 45,000 के, ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 75,000, आपको यहाँ पर इन्वेंट्री दी है 30,000, हिंदी का थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी सेल्स दिया है, यहाँ पे विक्रय ऑल क्रेडिट, सारा क्रेडिट में दिया है, उधारी है पूरा का पूरा 4,50,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिए हैं 3,15,000 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देख लीजिए। मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट करते हैं।
चलो सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज, आ जाओ करंट रेशियो पे आते हैं। करंट रेशियो, अच्छा करंट रेशियो का फुल फॉर्मूला क्या है? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा करंट असेट्स देखें कि करंट असेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास में। मेरे पास यहाँ पे करंट असेट है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स में है और इन्वेंट्री दी है मेरे पास 30,000 की। तो करंट असेट्स मेरे पास कौन कौन से हो गए? करंट असेट्स मेरे पास है 30,000 का कैश और बैंक बैलेंस, प्लस मेरे पास यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल दिया है 75,000 का, प्लस मेरे पास इन्वेंट्री दी है 30,000 की। उसके बाद यहां पर, हाँ इसके बाद यहां पर जो है मेरे पास क्या है? ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ये मेरी लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल मेरी क्या है? यहाँ पे लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के नाम पर मेरे पास ट्रेड पेबल ही है, यानी कि 45,000 रुपए। ओके, 30 और 30 60, 60 और 75 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हो गया 1,35,000 रुपए। 1,35,000 रुपए डिवाइड बाय 45,000। ओके, तो मेरे पास करंट रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे? मेरे पास करंट रेशियो आ रहा है यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 3:1, 3:1। मेरा करंट रेशियो जो है दैट इज 3:1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है मुझे? क्विक रेशियो। अच्छा क्विक रेशियो जो है ये वो रेशियोज होते हैं जो करंट रेशियो से भी, मतलब करंट असेट से भी ज्यादा जल्दी हम जिनको कैश में कन्वर्ट करा सके। तो इसके अंदर इन्वेंट्री है हमारे पास, है ना, तो इन्वेंट्री बहुत जल्दी हम कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, तो इन्वेंट्री माइनस कर देंगे हम। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक असेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल करंट असेट क्या आ रहा है मेरे पास? 1,35,000 रुपए। इसमें से मेरी इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। इन्वेंट्री है 30,000 की और मेरे पास करंट लाइबिलिटीज तो पहले से गिवन है 45,000, यानी कि 1,05,000 डिवाइड बाय 45,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इसका आंसर हम यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, 40 हो गया 2 मतलब 90 के बाद यहाँ पे 95। आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे आ रहा है 2.33:1 क्विक रेशियो। ठीक है, इसके बाद थर्ड यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? तीसरा जो है यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जब हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है? सारी की सारी क्रेडिट सेल्स ले लीजिए, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय आपका यहाँ पे आपको रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, विच मीन्स मैं कहूं 4.5 लाख रुपए डिवाइड बाय मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं? 75,000 के हैं। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 4.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 75,000 कितना आ रहा होगा यहाँ पर? 75, 6 टाइम्स। ठीक है, मेरा इसका आंसर आ रहा है 6 टाइम्स। तो ये आपका आंसर इसका हो गया रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज का।
अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे और क्या करना है हमें, एक करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलो फोर्थ वन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लीजिएगा, और एवरेज आपका यहाँ पे किस चीज का, हमारे पास एवरेज स्टॉक जो हमारे पास होगा, यानी कि इन्वेंट्री जो होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय यहाँ पे मेरा एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,15,000 का, और मेरे पास इन्वेंट्री कितनी आ रही है यहाँ पर 30,000 की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,15,000 का एंड मेरी एवरेज इन्वेंट्री है 30,000 की। यहाँ पे मेरा रेशियो कितना आ रहा है, ये मेरा रेशियो आ रहा है 10.5 टाइम्स ना, 3 1 जा 3, ओके नहीं 10 जा 30, 3.5 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ रहा है 10.5 टाइम्स, सॉरी 10.5 टाइम्स। थ्री 1 जा 3, 30 हो गया, जीरो लगाया पॉइंट, हाँ 10.5 टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ वन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए पहला ग्रॉस प्रॉफिट ही चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पे नेट सेल्स चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, पहले तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। शॉर्ट में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख देती हूँ, सेल्स माइनस COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरी सेल्स कितनी है, सेल्स मेरे पास है 4.5 लाख रुपए और 3,15,000। 4.5 लाख में से मैं 3,15,000 माइनस कर दूंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो कितना बचेगा मेरे पास में, मेरे पास में हम ले लीजिए यहाँ पे बचेगा 15 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 1,35,000 रुपए। 1,35,000 मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब रख देते हैं फॉर्मूला में वैल्यू को, 1,35,000 रुपए डिवाइड बाय नेट सेल्स कितनी है 4.5 लाख की, तो मेरी सेल्स ही हो गई है, इंटू 100। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें 45 टू ज़ा, यहाँ पे हम जो है इसका आंसर आप देख लीजिएगा आएगा 135 इंटू डिवाइड बाय 30%। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 30%। ओके, चलिए, तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हमारा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चलिए तो देखो, क्वेश्चन रीड करें, इज द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ नॉट which different type of errors may remain even after agreement of trial balance। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है, कहता है कि भाई क्या तलपट का मिलान जो है लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अकाट्य प्रमाण है। ठीक है,
उसके बाद बोल रहा है कि भाई यदि नहीं तो तलपट के मिलान के पश्चात भी कौन कौन सी अशुद्धियां जो हैं वो रह सकती हैं, एरर्स कौन कौन सी आ सकती हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आंसर लिख दूं तो यहाँ पे आंसर जो है कि इसका आंसर जो है दैट इज नो। नो, द अग्रीमेंट of trial balance is not a conclusive proof of accuracy of books of accounts। अब इसको हिंदी में भी आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, नहीं, तलपट का मिलान लेखा पुस्तकों की शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। ये क्या है यहाँ पे, ये आपके लिए यहाँ पे उन्होंने भैया सी स्टेटमेंट का हम इस तरह से आंसर कर सकते थे। अच्छा, अगर नहीं है, इन्होंने कहा अगर यदि नहीं है तो तलपट के मिलान के पश्चात भी कौन कौन सी अशुद्धियां रह सकती हैं। देखो सिंपल सी चीज है, ट्रायल बैलेंस जो होता है ये आपका बस क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस बताता है। ये क्या बताता है, ट्रायल बैलेंस हमें बस इतना बताता है कि आपका क्रेडिट बैलेंस इक्वल है आपके डेबिट बैलेंस के, ठीक है। तो जो भी आपने क्रेडिट में अमाउंट डाला है, जो भी आपने डेबिट में अमाउंट डाला है, सब दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि आपने कैलकुलेशन ठीक की है। लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है यहाँ पर आपको बेसिकली कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं दे रहा है, ये आपको यहाँ पर एक है ना कह सकते हो कि शुद्धता का प्रमाण नहीं दे रहा है कि आपने कोई गलती नहीं की होगी। आपने कोई भी रिकॉर्डिंग की है तो उसके अंदर गलतियां नहीं की होंगी, त्रुटियां नहीं की होंगी, ये इसका प्रमाण नहीं है। अब क्यों नहीं है, केवल बैलेंस मैच करने से आपके जो गलतियां हुई है, छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो हो सकती है भाई यहाँ पर। अब वो गलतियां क्या हो सकती हैं उनके बारे में हम देखें, वो कौन सी त्रुटियां हैं, कौन से एरर्स है जो यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि बताते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक कंप्लीटली प्रूफ की तरह काम नहीं कर रहा है, एक यहाँ पर प्रमाण की तरह हम यूज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी गलतियां हो सकती है, यहाँ पर आपके पास मिस्टेक्स हो सकती है, सिंपली एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मतलब चूक की त्रुटि, आप भूल सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ पे, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एंट्रीज करना क्या कर जाते हैं, हम जब क्या करते हैं एंट्रीज करना भूल जाएं। ओके, आप यहाँ पे जब एंट्री करना भूल जाओ, एंट्री करना भूल जाओ, तो उसको हम यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ओमिशन मतलब होता है भूलना। एक सेकेंड रुको, इसको एक बार थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, और कौन से एरर हो सकते हैं। मेरे पास यहाँ एरर हो सकता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब आप सिद्धांत की त्रुटि कर सको, सिद्धांत की त्रुटि। अब सिद्धांत की त्रुटि में क्या होता है, जब आपने क्या किया है, जो आपके मूल सिद्धांत हैं कि आपको यहाँ पर जैसे कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, उसको क्या कर दिया आपने कैपिटल नेचर में डाल दिया, तो आपके मूल सिद्धांत ही आपने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे मूल सिद्धांत ही आपने गलत कर दिए हो, मूल सिद्धांत में गलती कर दी हो, तो इसको हम कहते हैं आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत की त्रुटि करना। इसके अलावा और कौन से एरर्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में एरर हो सकता है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है लेखन की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन यानी कि लेखन की त्रुटि।
आपने क्या किया है यहाँ पे, आपने यहाँ पर गलत, या तो आपने गलत राशि डाल दी हो या आपने गलत एंट्री कर दी हो। क्या कर दी हो, आपने कोई गलत एंट्री कर दी, या तो गलत एंट्री कर दी है या कोई गलत राशि डाल दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का खर्चा था, 10,000 की जगह आपने 50,000 कर दिया हो, या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है 10 की जगह पे 70 कर दिया है ना, हम 10 लिख रहे थे 70 लिख दिया। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने जब कोई गलत राशि डाल दी हो या कोई गलत एंट्री ही कर दी हो तो इसको हम कहते हैं आपका एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इसके और क्या हो सकते हैं एरर्स, और हम कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस को कंक्लूसिव प्रूफ ना मानने पे हमें मजबूर कर दे। हम यहाँ पे गलतियां करते हैं ओरिजिनल एंट्री की गलती, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपने जो भी मूल प्रविष्टि होती है, जो भी आपकी मूल प्रविष्टि है, जो आप एंट्री कर रहे थे, मूल प्रविष्टि की त्रुटि आपने कर दी है। ठीक है, जो भी आपने सही, जो भी आपको एंट्री करनी थी, जो ओरिजिनल एंट्री होनी थी, उस ओरिजिनल एंट्री की जगह पर आपने कोई दूसरी एंट्री कर दी हो, गलत एंट्री कर दी हो। जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट था, आपने उसकी जगह पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया, तो ओरिजिनल एंट्री में ही आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो उसको हम कहते हैं आपका एंट्री ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सॉरी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके अलावा कौन से एरर हो सकते हैं, यहाँ पे आप एरर ऑफ डुप्लीकेशन कर सकते हो। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, दोहराने की गलती। आपने क्या कर दिया है, आपने कोई भी दो एंट्री, आपने कोई भी एक एंट्री को बार बार कर दिया हो, दोहराने की गलती या दोहराने की त्रुटि। कोई एक एंट्री 2 बार कर दी हो, कोई एक एंट्री को 4 बार कर दिया, मतलब बेसिकली हम जब कोई एंट्री को बार बार करते हैं या दोहरा दें तो उसको हम कहते हैं दोहराने की गलती। लास्ट यहाँ पे आता है कंपनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर्स की जब हम बात करते हैं, इनको हम कहते हैं परिपूरक जो है त्रुटियां। कौन सी त्रुटि, परिपूरक त्रुटि। ये कौन सी, जैसे पूरक, किसी चीज का पूरक है, यानी कि आपने क्या किया, आपने एंट्रीज तो गलत की हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल लो कि आपने यहां पर एंट्री तो गलत की है, लेकिन यहां भी 10,000 की एंट्री की है और यहां भी 10,000 की एंट्री की। आपने यहां कैश की करनी थी, यहां फर्नीचर की करनी थी, उसकी जगह पर आपने उल्टा कर दिया। यहां पे मान लीजिए कैश की ना करके आपने मशीन की कर दी, यहां पे आपने फर्नीचर की ना करके आपने कैश की कर दी। तो देखो एंट्री तो आपने करी है, बस गलत की है, लेकिन आपने 10,000 का अमाउंट जो है वो क्या कर दिया यहाँ पे बराबर। ये जो गलती है, एक सेकेंड, आपने जो एंट्री की है वो क्या कर दी, इसको बराबर कर दिया कि आपने दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट साइड जो है 10-10 हजार की एंट्री हो चुकी है, यानी कि आपका बैलेंस जो है वो तो मैच हो चुका है। बैलेंस क्या हो चुका है, यहाँ पे मैच हो चुका है। तो इसे कहते हैं हम परिपूरक, यानी कि आपने जो गलतियां की हैं वो दूसरी गलती को क्या कर दे रही है, ढक दे रही है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर, परिपूरक त्रुटि है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फिनिश होते हैं। एक बार देख लीजिए इसको कि आप किस तरह की गलतियां यहाँ पे हमने देखा है। ओरिजिनल एंट्री, जब आप यहाँ पे कोई भी मूल प्रविष्टि के अंदर गलती करते हो, ठीक है, मूल प्रविष्टि के अंदर जो भी गलती करते हो। डुप्लीकेशन मतलब कोई भी दो एंट्री कर देना एक साथ, दो एक जैसी एंट्री कर देना, और इसमें है एक गलती दूसरे को जब ढक देती है, एक गलती दूसरे को, दूसरी गलती को ढक दे, दूसरी गलती को जब ढक दे तो उसको हम कहते हैं हमारा जो है कॉम्पनसेटिंग एरर, परिपूरक त्रुटि। ठीक है, चलिए
तो आई होप कि यहाँ पर जो भी मैंने आपको एनालिसिस कराया है ये सारे आंसर्स आपको क्लियर होंगे। मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है क्लियरली यहाँ बता दी हैं, पॉइंट्स जितने यहाँ पे जो भी डिस्क्राइब करना था उसका जो है डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। तो आई होप यू लाइक दैट, और अपना जो है आपने एग्जाम में अपने आंसर्स अच्छे से किए होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।